नमस्ते मित्रों, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 10 पद्य है जिसका नाम है भारत गौरव। लेखक है मैथिली शरण गुप्त और साहित्य प्रकार है काव्य। बच्चों, पद्य का नाम है भारत गौरव। तो बच्चों, हमें हमारे देश के प्रति गर्व होना चाहिए क्योंकि हम एक भारतीय है और भारत हमारा देश है और हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। तो बच्चों, इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें हमारे देश के प्रति क्यों गर्व होना चाहिए उनके बारे में कवि ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में उनका परिचय देखेंगे। बच्चों, इकाई 10 है भारत गौरव। कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, अब हम मैथिली शरण गुप्त के परिचय को देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 और उनका निधन यानी कि मृत्यु सन 1964 को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं है। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों के माध्यम में देश का विकास बताया है। अतीत में बताया है कि अतीत में हमारा भारत देश कैसा था, वर्तमान में कैसा हो रहा है और भविष्य में कैसा होगा, उसके बारे में कवि ने बताया है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के कल्पना के आधार पर उन्होंने सुंदर रचना की है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषता के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्य के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो कवि ने हमारे भारत के मूल निवासी आर्य है और आर्य लोगों के आदर्श जीवन के चरित्र इस कविता में कवि ने बताया है। आर्य में किन किन अच्छे गुण थे, वो किसके लिए काम करते थे, इस बारे में कवि ने भारत गौरव काव्य में बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों, अब हम काव्य को देखेंगे। बच्चों, प्रथम पंक्ति को अब हम देखेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो बच्चों, हमारे देश की प्रकृति और सौंदर्य, सभ्यता और संस्कृति से कवि ने काव्य की शुरुआत की है
और हमारे देश की महानता का रहस्य क्या है उसके बारे में कवि ने बताया है। कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव यानी कि पृथ्वी लोक का गौरव। यहाँ पर बच्चों पृथ्वी का चित्र दिया हुआ है। तो भूलोक का गौरव, पृथ्वी लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ पर है। तो बच्चों शब्दार्थ है, भूलोक का मतलब है पृथ्वी, दुनिया, संसार। गौरव का मतलब है सम्मान, प्रतिष्ठा। लीला स्थल का मतलब है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। तो कवि कहता है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान कहाँ पर है? तो वह स्थान वही है जहाँ पर फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल। जहाँ मनोहर का मतलब है सुंदर, गिरी का मतलब है पर्वत। तो जहाँ पर यानी कि हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे गिरी पर्वत है और गंगा नदी जैसे पवित्र नदी है। तो हमारे भारत देश में हिमालय के समान मनोहर पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं। इसलिए देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। तो बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है, उत्कर्ष का मतलब है उन्नति, प्रगति। तो दुनिया के सभी देशों में हमारे देश का उत्कर्ष सबसे अधिक है और हमारे देश में दिन प्रतिदिन प्रगति करते ही रहते हैं। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। तो हमारे देश में हमारा देश ऋषि भूमि का देश ही कहा है कि हमारे देश में कितने महान ऋषियों है जिसने हमारे देश का विकास किया है। वह कौन है? तो हमारे भारत देश है। तो बच्चों प्रथम पंक्ति में कवि ने कहा है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। तो वह स्थान वही है जहाँ हिमालय जैसा पर्वत और पवित्र गंगा नदी बहती है और सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? तो हमारा भारत देश ही सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ देश है और हमारे देश एक ऋषि भूमि का देश है और वो हमारा भारतवर्ष है। बच्चों दूसरी पंक्ति है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है, सिरमौर का मतलब है श्रेष्ठ, पुरातन यानी कि प्राचीन, भवभूति का मतलब है संसार का वैभव, भंडार का मतलब है खजाना, विधि यानी कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, नर का मतलब है मनुष्य। तो यहाँ पर कवि ने हमारे देश को वृद्ध कहा है
क्योंकि हमारा भारत देश एक प्राचीन पुरातन देश है और इसलिए भारत देश को वृद्ध कहा है और कहा है कि हमारे भारत देश जैसे विश्व में प्राचीन अन्य कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है और भगवान ने संसार में वैभव विलास के लिए जो स्थान सबसे पहले बनाइए, उनका प्रथम संग्रह, उनका प्रथम भंडार भी हमारे भारत देश में ही हुआ है। भगवान ने जितनी कृपा भारत देश पर बरसाई है, इतनी अन्य देश पर नहीं बरसाई। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है और ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का यानी कि मनुष्य का विस्तार भी हमारे भारत देश से ही किया है। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि हमारा भारत देश एक वृद्ध भारत देश है, क्योंकि हमारा भारत देश एक प्राचीन पुरातन देश है और हमारे भारत देश प्राचीन देश है। तो हमारा पुरातन देश, प्राचीन देश जैसा विश्व में अन्य कोई देश ही नहीं है और भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए हैं, उनका स्थान भी, उनका संग्रह भी हमारे देश में ही हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना भी, मानव सृष्टि, मनुष्यों की रचना भी हमारे भारत देश से ही की है। बच्चों, तीसरी पंक्ति है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है, पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि, आचार्य का मतलब है शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति का मतलब है दयनीय दशा, उच्चता का मतलब है महानता, श्रेष्ठता। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और उनके निवासी कौन है? तो भारत के मूल निवासी है आर्य और आर्य हमेशा पूजनीय रहे हैं और आर्यों ने अपने मेहनत से पुण्य भूमि बनाई है, क्योंकि वह यानी कि आर्य लोग जो थे वो विद्या के ज्ञाता थे, सभी कलाओं का वो माहिर थे, पक्के खिलाड़ी निकले और इसलिए वह आचार्य गुरु निकले। कोई भी विद्या हो या कला, सब में वह आगे थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो हम आर्यों के संतान हैं, हमारे पूर्वज है आर्य, लेकिन आज हमारी स्थिति कैसी है? तो अधोगति है, यानी कि हमारी स्थिति आज दयनीय है। आर्य लोग जो थे वो प्रगति करना चाहते थे, लेकिन आज उनके संतान अधोगति दयनीय दशा में है, विकास नहीं, लेकिन उनके संतान जो है वो विनाश कर रहे हैं। लेकिन उनके जैसे विचार वाले कुछ लोग आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो आर्यों के विचार पर चलते हैं और हमारी प्राचीन मान्यता के विचार पर जीवन व्यतीत करते हैं और वो आज भी समाज में मौजूद है।
तो बच्चों, भारत देश की यह पवित्र धरती, पवित्र भूमि सारे विश्व में जो प्रसिद्ध है, और उनके निवासी थे आर्य। और आर्य लोग हमेशा के लिए मेहनत करते थे, और आर्य लोग जो थे वो विद्या के ज्ञाता थे, सभी कलाओं में वो माहिर थे, और इसलिए वो आचार्य और गुरु निकले। कहीं भी विद्या वो हो या कला, सब में वो आगे थे, और हम उनके संतान हैं, हमारे आर्य पूर्वज हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति अधोगति में है। आर्य प्रगति करना चाहते थे, लेकिन आज उनके संतान अधोगति में है, विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। लेकिन आर्य के जैसे विचार वाले कुछ लोग आज भी दिखने को मिलते हैं, जो आर्य के विचार पर चलते हैं और हमारी प्राचीन मान्यता के विचार पर जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे लोग, महान चरित्रों के कुछ निशान आज भी मौजूद है। बच्चों, चौथी पंक्ति है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है कि स्वार्थरत का मतलब है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा यानी कि शराब, मद। संसार का मतलब है दुनिया। निश्चेष्ट का मतलब है निष्क्रिय, चेष्टा रहित। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्य लोग थे, उन आर्य लोगों ने हमारे भारत देश के लिए कौन से कार्य किए। तो आर्य लोग ऐसे थे जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कार्य करते थे, हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, और आर्य लोग कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं करते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे सभी। तो आर्य लोग जो थे वो संसार के हित के लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसे वो मानते थे, और लोगों की सेवा के लिए ही वो आए थे, दुनिया को कुछ अच्छा देने के लिए वो आए थे, ऐसा ही वो मानते थे। और इसलिए कहते हैं कि निश्चेष्ट होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी। आर्य लोग जो थे वो दुनिया के संसार के हित के लिए उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए वो हमेशा के लिए खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरे के लिए वो काम करना चाहते थे, सेवा करने चाहते थे। और इसलिए वो कहते हैं कि निश्चिष्ट यानी कि निष्क्रिय होकर किस तरह वो बैठ सकते थे। तो बच्चों, प्रथम चौथी पंक्ति में हमें समझाया गया है कि जो आर्य लोग थे वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कार्य करते थे, वो हमेशा के लिए निस्वार्थ भावना से काम करते थे और उच्च विचार वाले थे। खुद के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और संसार में आर्य लोगों ने संसार के लोगों के हित के लिए ही उनका जन्म हुआ था, ऐसे वो लोग मानते थे और लोगों की सेवा करना चाहते थे और दुनिया को कुछ अच्छा करके वो दिखाना चाहते थे। और इसलिए आर्य लोग जो है वो कभी निष्क्रिय होकर बैठना नहीं चाहते थे।
आशा रखती हूँ कि भारत गौरव काव्य आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है, तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 4 है, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। प्रश्न 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 है, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्दों लिखिए। प्रश्न 7 है, शब्दों के पर्यायवाची शब्दों लिखिए। तो बच्चों, स्वाध्याय के प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 सभी का उत्तर आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।